वेलकम टू द लेक्चर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स का, और कैनेथ रोजन की किताब का चैप्टर नंबर 4 हम लोग इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। ठीक है, इसमें इंटीजर्स है, क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शंस हैं, फिर चेक डिजिट का एक टॉपिक आ जाता है, और उसके बाद फिर ऑड और इवन नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बुनियादी तौर पे बहुत आसान आसान सी बातें हैं, फिर आगे चल के इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर हम लोग जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। डिवीजन तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि डिवीजन क्या चीज होती है। यहाँ मैं डिफरेंशिएट करूंगा दो वर्ड्स के दरमियान में। एक होता है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय समथिंग, और एक होता है डिविजिबल बाय समथिंग। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये सवाल करता हूँ कि 7 इज डिविजिबल बाय 2। सो यस, 7 इज डिविजिबल बाय 2, बट द आंसर वुड बी इन डेसिमल्स। सो द आंसर वुड बी समथिंग लाइक 3.5। ठीक है, तो ये डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या 7 एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, so the answer is no, क्योंकि exactly divisible का मतलब ये होता है कि there will be no remainder left, the remainder should be equals to 0। जब हम उसका मॉड लें तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। इसकी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पहले ही पढ़ी है। ये नोटेशन जो है लाइक ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, जैसे ये एक सवाल है छोटा सा, डिटरमाइन वेदर 3 डिवाइड्स 7 एंड वेदर 3 डिवाइड्स 12। तो 3 डिवाइड 7 का मतलब क्या है? 7/3, और 3/12 का मतलब क्या है? 12/3। ठीक है, तो द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस कि 7 इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका मॉड लूंगा। अच्छा, अब एक मैं यहाँ पे बात रुकते हुए समझा दूं कि एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे पता चलता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हाउ कैन यू बिलीव दिस कि 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है? बहुत आसान सा तरीका है, आप 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, इफ द रिमाइंडर इज 0, सो यस आप फतवा जारी कर दीजिए कि इट इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे भी सवाल ये है कि क्या 7 3 से डिविजिबल है? आप इसको डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर वुड बी 1 नॉट 0। इसका मतलब ये है कि 7 3 से डिविजिबल नहीं। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पार्ट था इसका कि 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो सो द रिमाइंडर इज, नाउ दिस टाइम द रिमाइंडर वुड बी 0। तो आप ये फतवा जारी कर सकते हैं कि जो दूसरा वाला पार्ट है कि 12 इज डिविजिबल बाय 3, इट इज ट्रू। अच्छा, ये कुछ थ्योरम्स हैं। ये थ्योरम वो मैट्रिक वाला थ्योरम नहीं है जो आप लोग पढ़ के आए हैं, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल थ्योरम्स है। लाइक यहाँ पे पहली बात लिखी हुई है कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स बी प्लस सी। अच्छा, इसके अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करें तो ज्यादा बात समझ में आएगी। अच्छा, मैं जो हूँ वो पहला पार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर ऐसे आप सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर कोई भी वैल्यूज है ना सपोज करके आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ बी इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 3। तो अब जरा आप पहले स्टेटमेंट देखेंगे, लिखेगा ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब ये कि 15 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, एंड ए डिवाइड सी, ए जो है वो सी को भी डिवाइड कर रहा है। 6 इज डिवाइडेड बाय 3, ट्रू, इट इज ट्रू। उसके बाद जो प्रूव हमें करना है वो ये करना है कि बी प्लस सी को बी प्लस सी करें उसको क्या, और वो चेक करें वो भी 3 से डिविजिबल होगा। हम चेक कर लेते हैं, 15 प्लस 6 बिकम्स 21, और आप 21 को क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम नंबर 1 के पहले पार्ट को मैंने प्रूव करके दिखाया है, एंड सेम इज द केस विद 2 एंड 3। ऑलराइट। अच्छा, अब थ्योरम नंबर 2 की अगर आप डेफिनेशन की तरफ देखें तो लिखने का तरीकेकार बताया जा रहा है, क्योंकि यही लिखने के तरीकेकार हम आगे भी फॉलो करेंगे। तो लाइक यहाँ पे देखें, दो जब आप डिवाइड का सवाल सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो किस्म के आंसर्स आते हैं। एक क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है। तो क्वेश्चन को लिखने का तरीकेकार ये रहा, Q इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय डी, और रिमाइंडर को लिखने का तरीकेकार ए मॉड डी। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये जो डी है ये आपका डिविडेंड होगा, जो सॉरी डी जो है वो आपका डिवाइजर होगा, ए आपका डिविडेंड होगा, क्यू आपका क्वोशंट होगा, और जबकि आर आपका रिमाइंडर। ठीक है,
अच्छा, अब जैसे मिसाल यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ, व्हाट आर द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन 101 इज डिवाइडेड बाय 11। तो वो जो बचपन में आप खिड़की बना के किया करते थे, वैसे आप खिड़की बनाएं, 101 को अंदर रखें और 11 को आप बाहर रखें, तो आप करेंगे क्या कि 11 9 99 एंड द रिमाइंडर वुड बी 2। ठीक है। अब वो जो बचपन में एक तरीका था ना कि भाई लाइक इस आंसर को मैं अगर बचपन में लिखता तो मैं कैसे लिखता, समथिंग लाइक कि 9 होल नंबर 2 अपॉन 11। ठीक है। तो यहाँ पे वही केस है कि ये 11 मेरा क्या चीज, 11 मेरी क्या चीज थी, ये मेरा डिवाइजर था। डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सो दिस ऑल विल बिकम 101। आप प्रूव भी कर सकते हैं इसको, 11 9 99, 99 प्लस 2 बिकम्स 101। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं। अच्छा, अब देखें जो असल चीज थी ना, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना। तो मेरा जो क्वोशिएंट है, पहले मैं क्वोशिएंट की बात करता हूँ। तो क्वोशिएंट मेरा कितना आया है, क्वोशिएंट मेरा आया है 9। और मैं डिवाइड किसको कर रहा था, 101 को। मेरे पास डिवाइजर कौन था, वो था 11। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा कि 9 इज माई क्वोशिएंट, 101 इज माई डिविडेंड एंड 11 इज माई डिवाइजर। ठीक है। और अगर रिमाइंडर को लिखने की कोशिश करें तो रिमाइंडर भी ऐसे, बस रिमाइंडर की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2। जब 11 की क्वोशिएंट निकालते हैं तो यहाँ पे डिव लिखते हैं, और जब मॉड निकाल रिमाइंडर निकालते हैं तो यहाँ पे मॉड लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 4 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और आई आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, क्लास के 90% बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आएगा, ये कैसे हुआ है। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एंड लेट्स सी कि आप कंफ्यूज होते हैं या नहीं होते, और अगर आप नहीं होते तो फिर मैं आपसे एक क्यूरी सेशन में ये सवाल जरूर करूंगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स मॉड्यूलर अरिथमेटिक। अच्छा, ये थ्योरम नंबर 3। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये थ्योरम्स आपको रट्टे नहीं मारने। ठीक है, इन थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं, ताकि हम इन चीजों को आगे इस्तेमाल कर सकें। इनके बैठ के रट्टे मत मारिए जैसे आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर मारे थे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी, फिर उसके बाद आप चाहें तो डेफिनेशन उसका थ्योरम नंबर 3 भी देख लीजिएगा। सवाल है, डिटरमाइन वेदर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 6 एंड वेदर 24 एंड 14 आर कॉन्ग्रुएंट टू 6, सॉरी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 6। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीकेकार है, इसका मतलब ना, पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 6 का। तो मुझे देखना ये है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है बेसिकली, 17 is congruent to 5 modulo 6। ठीक है, ये लिखा हुआ है 17 is congruent to 5 modulo 6। इसको लिखने का तरीका ये वाला है। सही है। अच्छा, अब नाउ वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इसको चेक कैसे करूं मैं, बहुत आसान सा तरीका है। ये जो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड के ऊपर, इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं, ये बन जाएगा 17 माइनस 5। 17 माइनस 5 का मतलब ये हो जाएगा, इट विल बी 12। और अब सवाल ही पूछा जा रहा है मॉड्यूलो 6, क्या मैं 12 को 6 से डिवाइड कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज ट्रू। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, एंड वेदर 24 एंड 14 आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 6। इसको भी लिखने का तरीका यही होगा कि 24 24 कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉड्यूलो 6। अब मैं इस 14 में यहाँ लेके जाता हूँ, सो दैट बिकम्स 24 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 10। क्या 10 6 से डिविजिबल है? द आंसर इज नो। द सेकंड वन इज फॉल्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर वर्ल्ड ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम आपने बचपन में सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर मतलब क्योंकि हमने क्रिप्टोग्राफी की तरफ जाना है, हमने हैशिंग की तरफ जाना है, तो उसमें प्राइम्स का बड़ा रोल है। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 2 3 5 7 11 13 and so on and so forth. And as per the definition, a number which is divisible by itself and by one is called a prime number, but both numbers should not be the same. याद रखिए ये वाली बात। जो मैंने आखिरी जुमला बोला है कि but both numbers should not be the same, इस एक पर्टिकुलर लाइन की वजह से मैं वन को एलिमिनेट कर देता हूँ फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए प्राइम नंबर्स को ढूंढने के ना बहुत सारे तरीके थे। मैं इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे देता हूँ कि जैसे केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जब प्योरिक टेबल बन गया तो उसको याद करने के तरीके थे कि भाई कैसे याद किए जाए। तो सबसे पहले अलराजी साहब आए थे, उन्होंने मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया था। फिर डॉबरिनर आया था, लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया था। फिर न्यूलैंड आया था, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था।
उसके बाद फिर लॉदर बेयर आया था, उसने ग्राफ प्लॉट कर दिया था, उसके बाद फिर मंडलीव आ गया था, उसने पे टेबल बनाकर दे दिया था, और आखिर में आज हम पे टेबल बनते हैं वो मॉड्यूलर से पढ़ते हैं। सेम इज द केस विद द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रीब्यूशन होती चली गई, तरक्की होती चली गई। तो प्राइम नंबर्स को पहले ढूंढना शुरू किया। जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये, अच्छा ये सब किताब की तस्वीरें हैं, मैंने वहीं से स्क्रीन शॉट लिए हैं, स्नैपशॉट लिए हैं, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो थ्योरी पेश की थी उसको हम लोग ये बोलते हैं द सीप ऑफ इरेटोस्थीन्स, अजीब सा नाम है। तो इन्होंने ये फतवा जारी किया, इतनी लंबी इंग्लिश में लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि 100 से कम के जो नंबर्स है मैं उसके प्राइम नंबर्स निकाल के दिखा दूंगा आपको। हमने पूछा भाई कैसे निकालोगे, बोल रहे हैं भाई सबसे पहले क्या करो, वो नंबर्स बाहर निकाल दो जो कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर वो नंबर्स बाहर निकाल दो जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर वो नंबर्स बाहर निकाल दो जो कि 5 से डिविजिबल है, और फिर वो नंबर्स बाहर निकाल दो 7 से डिविजिबल है। जो नंबर्स बचेंगे वो प्राइम नंबर्स। हमने कहा चलो तजुर्बा करके देखते हैं। ये सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखी। और आप लोग कोशिश करें जो मैंने पिछली स्लाइड में बात कही है ना, वो आप लोग खुद करके देखें तो ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने 100 तक की काउंटिंग लिख ली। उसके बाद अब मैंने तमाम वो नंबर्स काट दिए जो कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है। लाइक आप देख लें 4, 6, 8, 10, 12, 14, इन सबको अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप उसने मुझसे क्या कहा था कि वो उन नंबर्स को काट दो जो कि 3 से डिविजिबल है। मैंने ये काम किया। स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा 6 ऑलरेडी कटा हुआ था तो नीचे 2 मतलब अंडरलाइन हो गया। देन वी हैव 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन सो फोर्थ। उन तमाम नंबर्स को अंडरलाइन भी कर ली जो कि 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट उसने क्या कहा था कि उन तमाम नंबर्स को अंडरलाइन करो जो कि 5 से डिविजिबल है। ऑलराइट, मैंने ये काम भी कर दिया। और आखिरी काम उसने मुझसे कहा था कि उन नंबर्स को अंडरलाइन कर दो, उन नंबर्स को एक्सक्लूड कर दो जो कि 7 से डिविजिबल हैं। अब जो नंबर्स तुम्हारे पास बचेंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स। यस, हियर इज द प्रूफ। आप देख रहे हैं जो भी लाइक समथिंग लाइक मेरे ख्याल में ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर है, जो लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट हुए हुए नंबर्स, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। बट मसला वही हुआ कि 100 तक तो ये कानून चलता रहा, लेकिन उसके बाद जाकर ये कानून फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर प्राइम नंबर्स की एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाकर दे दी। जैसे भाई हमने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एबीजीपी पढ़े थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दो। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपने इवन नंबर्स मालूम करने तो उसकी प्रोग्रेशन क्या बनेगी, 2n। आप n की जगह पे वैल्यूज पुट करते चले जाइए, यू विल गेट इवन नंबर्स। सेम इज द केस विद ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या है, 2n + 1। आप n की वैल्यू पुट करते चले जाइए तो आपको ऑड नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो अब उन्होंने ये कोशिश करी कि यार किसी तरीके से प्राइम नंबर का भी कोई फॉर्मूला बना लिया जाए ना, कि बस मैं k की वैल्यू पुट करूं, मैं n की वैल्यू पुट करूं और मुझे प्राइम नंबर मिलते चले जाएं। तो यहाँ पे यही कोशिश की गई। यहाँ पे 2 फॉर्मूले बना दिए गए। एवरी ऑड इंटीजर इज इन वन ऑफ द 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एक बात तो आपको पता ही होगी ना कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं एक्सेप्ट फॉर 2, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, सही है ना। अब उन्होंने यही फतवा जारी किया और ये 2 फॉर्मूले दे दिए कि भाई इन फॉर्मूले में या तो आपके प्राइम नंबर 4k + 1 से आएगा या फिर 4k + 3 से आएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते रहिए तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई आपको प्राइम नंबर्स मिलते रहेंगे। लेकिन अब अगेन फिर वही हुआ कि कुछ हद तक ये बात फॉलो होते रही, इसलिए उसके बाद कहीं जाकर ये फेल हो गई। अच्छा जी, अब अब वो जो पिछले 2 फॉर्मूले मैंने बताए तो लोगों ने कहा भाई 2 फॉर्मूले हैं, कुछ हद तक बात हो रही, कुछ हद तक नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल रहा। अब एक साइंसदान आया और उसने जो है ना कुछ मैथमेटिशियंस ने मिलकर जो है वो एक, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कॉन्जरर्स का मतलब है गुमान। एक कॉन्जर क्रिएट किया और उन्होंने ना ये फॉर्मूला fn = n² - n + 41 ये बना दिया और कहा कि भाई अब आप कोई सा भी नंबर पुट कर दीजिए, यू विल गेट अ प्राइम नंबर। बट उसकी शर्त ये थी, शर्त ये लिखी हुई है कि द वैल्यू ऑफ n शुड बी इन बिटवीन 1 and 40। 1 से 40 के दरमियान में n की वैल्यूज होगी तब तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जैसे ही आपने 40 से बड़ी कोई वैल्यू रख दी ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन अच्छी एक अचीवमेंट थी कि एक फॉर्मूला बना दिया था इन्होंने प्राइम नंबर्स का, लेकिन डेफिनेटली फिर वो आगे के फेल हो गया तो फिर हमारे काम का नहीं रहा। अच्छा, फिर ये गोल्ड बैच ने भी अपनी कोई बात कही थी, तो इसको आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, जो भी इसकी बात कह रहा है इसकी मान लीजिएगा।
अच्छा, अब जो हमारे साथ जो टॉपिक है वो है, पहला है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत सुकून से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। पहले देखें सवाल क्या। देयर आर सर्टेन थिंग्स हुज नंबर इज अननोन। When divided by 3, the remainder is 2. When divided by 5, the remainder is 3. And when divided by 7, the remainder is 2. What will be the number of things? जैसे वो हम बचपन में पहली पूछते थे ना कि भाई एक नंबर सोच लो, उसमें 2 प्लस कर दो, आधा कर दो, इतने भाई को दे दो, फिर इस पे मेरे इतने ऐड कर दो। ये बिल्कुल वैसी ही एक फिल्म है। इसमें वो कहता ही है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, बोले मुझे नहीं पता, सर्टेन थिंग्स हैं, उसको आप एक्स बोल दीजिए। कहते हैं कि जब मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आता है, जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 3 आता है, और जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आता है। तो मुझे बताओ वो नंबर ऑफ थिंग्स कितनी होंगी, वो 10, 15, 20, 25 कितनी होंगी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब इसमें बैठ गए तो आप तुक्के लगा लें, अपने आप को बहुत जीनियस समझें और बोलें यार इसका आंसर 13 होगा। 13 को ट्राई करें, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर आप बोले यार 14 ट्राई करता हूँ, 14 पे आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर आप पहली और दूसरी को सेटिस्फाई करें, फिर आप तीसरी की तरफ आए, तो इट विल टेक्स टाइम। ठीक है, क्यों ना हम इसको चाइनीज रिमाइंडर करें, चाइना की चीजें भी चाइना की होती हैं। ठीक है, कम वक्त में बड़े मसले हल कर देती हैं। अच्छा, अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है पहले पहला काम तो ये करो कि इसकी शक्ल बना लो। तो मैंने क्या किया, ये चीज मैं पीछे सीख कर आया हूँ। मैंने इसको कैसे लिखा है कि एक्स एक नंबर है, एक्स एक नंबर है, और जब मैं उसका 3 से मॉड लेता हूँ तो आंसर कितना आता है, 2। मॉड का मतलब रिमाइंडर ना। एक्स एक नंबर है, जब मैं उसका 3 से मॉड लेता हूँ तो आंसर आता है 2। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक्स एक नंबर है, जब मैं 5 से मॉड लेता हूँ तो आंसर आता है 3। जबकि एक्स एक नंबर है, जब मैं उसका 7 से मॉड लेता हूँ तो आंसर आता है 2। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। अब उसके बाद नीचे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन उस सॉल्यूशन को बहुत स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। लेकिन जी ये असल में मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये बुनियादी फॉर्मूला है एक्स को मालूम करने का, ये बुनियादी फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, बस यही फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू a1 m1 y1 प्लस a2 m2 y2 प्लस a3 m3 y3। नाउ लेट्स सी कि ये अब ये बाकी जो a1 m1 की वैल्यू हम लोग मालूम कैसे करेंगे। अच्छा जी, पहला स्टेप क्या आपने m1 m2 और m3 की वैल्यू मालूम करनी है। अब m1 m2 m3 की वैल्यूज को मालूम करने के लिए आपको m की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। मेरा कर्सर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे m की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ। अगर आप और गए तो m कैसे आ रहा है, जो आपके डिवाइजर्स थे यानी कि 3, 5 और 17 से आप डिवाइड करके मॉड ले रहे थे, आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, वो आ रही है मेरे पास 105। अब इफ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1, तो मैं क्या करूंगा, इस स्मॉल m की वैल्यू को पहले वाले डिवाइजर से मालूम डिवाइड कर दूंगा, दैट इज 3। तो m अपॉन 3, द आंसर इज 35। मुझे m2 मालूम करना है, मैं स्मॉल m की वैल्यू को 5 से डिवाइड करवा दूंगा, और अगर मुझे m3 की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इस 7 को मैं इस सॉरी मैं m स्मॉल m की वैल्यू को 7 से डिवाइड करवा दूंगा, सो दैट वुड बी 15। तो मेरे पास m1 m2 और m3 की वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स y1 y2 एंड y3। y1 y2 y3 की वैल्यूज कैसे मालूम करेंगे, अब गौर कीजिएगा जरा कि आपके पास पहले मैं y1 मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। तो m1 की वैल्यू कितनी आई थी, 35। इस 35 का आप मॉड लें इस 3 से, m1 आया था, इस 35 का मॉड लें आप 3 से, सो द रिमाइंडर वुड बी 2। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा, y2 की वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, m2 का आप मॉड लेंगे 5 से। द वैल्यू ऑफ m2 वाज 21, 21 का मॉड लिया 5 से, सो द रिमाइंडर वुड बी 1। सो द वैल्यू ऑफ y2 विल बी 1। और अगर आपने y3 की वैल्यू मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, m3 का मॉड लेंगे 7 से। द वैल्यू ऑफ m3 इज 15, और 15 का जब आपने मॉड लिया 7 से, तो द रिमाइंडर इज 1। सो y3 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। और आपको नजर आ रहा होगा a1 a2 और a3 की वैल्यू सिंपल, बहुत सिंपल है, वो ये रही 2 3 2। आपने सारी वैल्यूज निकालनी है, just substitute all these values in this particular formula, so you will get your answer, that is 233, but this is not your final answer।
अब करना क्या है, ये 233 तो एक बड़ा सा नंबर आ गया। आपने देखना है कि क्या 233 से कोई छोटा नंबर ऐसा है जो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, उसको निकालने का। और बहुत आसान सा तरीका है, अगर आपको याद हो तो आपने स्मॉल एम की वैल्यू निकाली थी। तो ये 233 स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आई थी, 105। तो इस 233 को आप 105 से मॉड ले लें। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा दैट विच इज 23, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, अब आप इसको जरा सेटिस्फाई भी कर लें। माय आंसर इज 23। अब मैं कहता हूँ कि 23 एक ऐसा नंबर है, पहली कंडीशन क्या थी कि जब मैं 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना है, 2। तो 3 7 21 एंड द रिमाइंडर इज 2। यस, इट इज ट्रू। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, व्हेन डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 3। 5 4 20 एंड द रिमाइंडर इज 3। इट इज ट्रू। And when divided by 7 the remainder is 2। 7 3 21 and the remainder is 2। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द परफेक्ट आंसर। 233 भी गलत नहीं है, बट वो आपका फाइनल आंसर नहीं है, वो सेमी फाइनल आंसर है आपका। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब आपने करना क्या है कि ये एक सवाल आपके पास गिवन है और यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आई गेस 30 आना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट करूंगा। तो इस जो अभी तक हमने इस वीडियो में चीज़ें पढ़ी हैं, बराए मेहरबानी इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अदरवाइज आपके लिए अब फाइनल में मुश्किल ना होता है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।